नमस्कार राकेश जी। आज 25 नवंबर 2021 है और राकेश जी मैं आपसे ये जानने आया था इतिहास को लेकर के। और भी कई सारे प्रश्न हैं, उन पे भी मैं बातचीत आपसे करना चाहता हूँ, सवाल करना चाहता हूँ। पर एक इतिहास को लेके बहुत मन में सवाल रहा जब स्कूल में पढ़े हम। और उसके बाद इतिहास, मैं मेरी बताऊं व्यक्तिगत राय, तो इतिहास बड़ा बोरिंग सा लगता था। वो मेरी गलती थी या कुछ भी था। पर जब यूनिवर्सिटी में गए या कॉलेज की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इतिहास को भी बांट दिया गया। एक तो मॉडर्न हिस्ट्री बोले कि आप या तो मॉडर्न हिस्ट्री में एडमिशन लें, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ सकते हैं उससे, या फिर एंशिएंट हिस्ट्री में। तो मेरे मन में तो जिज्ञासा यही रहती थी कि पूरे इतिहास को जो भारतवर्ष का है और पूरी दुनिया का है उसे एक समझा जाए। लेकिन सबसे पहले मेरा ये प्रयास रहा कि भारत का एंशिएंट और मॉडर्न इतिहास जो सही मायने में, क्योंकि इतिहास को भी शायद जो मैं समझता हूँ राकेश जी बांट दिया गया। कम्युनिस्ट लोग या वामपंथी लोग कुछ अलग तरीके से बताते हैं, विदेशी लोग जो वेस्टर्न लोग हैं, वेस्ट के जो लोग हैं, यूरोप के हैं, अमेरिका के लोग हैं, वो भारत के इतिहास को कुछ अलग तरीके से बताते हैं। पर भारत के इतिहास को कैसे पढ़ा और कैसे समझा जाए राकेश जी? और भारत की दृष्टि भारतीय इतिहास में क्या है, मैं ये शुरू से जानना चाहता हूँ। जितना पहले से, शुरू से, आदिकाल से और अब तक इसमें क्या क्या हेर फेर रहा, उथल पुथल रही, क्या क्या बदलाव आए, मैं ये पूरा डिटेल में ये जानना चाहता हूँ राकेश जी। तो इसमें आप ज़रूर प्रकाश डालें। देखिए, भारत का इतिहास समझने के लिए हमें सबसे पहले तो अपने आप को एक भारतीय मानते हुए और भारतीय दृष्टि से देखना पड़ेगा। क्योंकि जिस कौम को भी गुलाम बनाया जाता है तो उस कौम के इतिहास को इस तरह से प्रस्तुत कर दिया जाता है कि वो गुलामी की स्वीकारोक्ति उसके मन से ही पैदा होने लगती है। तो हमारे यहाँ जो इतिहास लेखन जिसे हम आज लोग पढ़ते हैं, इस दौर का इतिहास लेखन अंग्रेज़ों द्वारा शुरू किया गया। और देखिए, महारानी इंग्लैंड की जो थी, उसने अपने सबसे विद्वान आदमी को, जो जेम्स मिल था, उसको इस बात के लिए नियुक्त करा कि भारत का एक ऐसा इतिहास लिखो कि भारत में हमारे द्वारा जो गुलामी लादी गई है भारत पे, वो दीर्घकालिक बनी रहे। यानी इतने लंबे विजन से उन्होंने सोचा कि एक ऐसा इतिहास भारत का निर्मित हो जिस इतिहास के कारण ही भारत के लोग अपनी गुलामी स्वीकार करते हैं। तो जेम्स मिल ने अपनी टीम बना के इस इतिहास लेखन की शुरुआत की। और दुर्भाग्य हमारा ये है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी हम उसके बेसिक मानकों से नहीं निकल पाए। इतिहास में लिखते हैं, शोध होती है, लेकिन हम सब उसी इतिहास के चारों तरफ घूमते रहते हैं। अब उस इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? उस इतिहास की विडंबना है कि उसमें जो एक चीज़ हमें समझाने की कोशिश की जाती है, सबसे पहली वो ये समझाने की कोशिश करी जाती है कि भारत के कोई मूल इतिहास या मूल संस्कृति या भारत के मूल निवासी लोग कुछ नहीं थे, लोग बाहर से आते रहे। तो वो इतिहास हमें शुरू कर देता है कि आर्य बाहर से आया और ये आर्यों का सिविलाइजेशन है। फिर हूण आ गए, कुषाण आ गए, यवन आ गए, ये आ गए, वो आ गए, और हिंदुस्तान भी शासन करते चले गए। तो इससे ये आत्मबोध हमारे अंदर खुद पैदा हो जाता है कि अगर इन सब के बाद अंग्रेज भी आ गए और हमसे ज़्यादा सभ्य हैं तो वो भी हम पे शासन कर रहे हैं, उस पर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। तो अब यहाँ पे हम आर्य के सवाल को ही लेते हैं कि आर्य का जो विचार है, इस विचार को बहुत जोर शोर से उठाने वाला व्यक्ति मैक्स मूलर था, जो एक जर्मन विद्वान था। और उस जर्मन विद्वान को इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वेद विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था। और उन्होंने एक ऐसी बात करी कि उन्होंने कहा कि लैटिन, ग्रीक और संस्कृत ये सब भाषाएं एक ही उससे निकली हैं और इनको बोलने वाला
एक केंद्र जो है वो एशिया और यूरोप के बॉर्डर पे था, और उस केंद्र से चारों तरफ लोग आगे बढ़े और उन्होंने ये सभ्य दुनिया का निर्माण किया। और वो लोग आर्य थे, आर्य माने होता है श्रेष्ठ। ये विचार उन्होंने प्रस्तुत किया। अब इसकी गहराई में हम जाते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि जो आगे हिटलर ने कहा भी कि वो जर्मन है और शुद्ध आर्य है और सबसे श्रेष्ठ है। और इंग्लैंड में भी जो अधिकतर लोग बसे हुए हैं वो जर्मन से गए थे। तो इंग्लैंड के लोगों ने ये थ्योरी बना के जर्मन से इंग्लैंड गए हुए लोगों की श्रेष्ठता की बात स्थापित कर दी, और वहीं के लोगों को हिंदुस्तान आना और हिंदुस्तान की सभ्यता का आदि निर्माता घोषित कर दिया। जिस समय वो ये घोषित कर रहे थे तो उसकी बैकग्राउंड हिंदुस्तान में ही थी कि हिंदुस्तान में बंगाल पर शासन हो चुका था, और विलियम जॉन्स नाम के एक विद्वान व्यक्ति ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया शुरू की। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया में उसने ये बात कहना शुरू करा सबसे पहले कि संस्कृत बहुत उत्कृष्ट भाषा है और भारत की सब भाषाएं संस्कृत से निकली हैं, और संस्कृत, लैटिन और ग्रीक तीनों का जन्म एक ही भाषा से हुआ है। अब ऐसा वो क्यों कह रहा था? ऐसा वो इसलिए कह रहा था कि जो बंगाल पे उन्होंने विजय हासिल करी थी उसके बाद जो जमींदारियां वो बेच रहे थे तो यहाँ का ब्राह्मण लोग खरीद रहे थे उस जमींदारियां। तो बंगाल का एक सो कॉल्ड संभ्रांत समाज बंगाली ब्राह्मणों का था, और इस बंगाली ब्राह्मण से वो अपना रिश्ता कायम करना चाहता था, जिसके बारे में उस समय की परिस्थिति पे विवेकानंद भी अपनी किताब पर राजक में लिखते हैं कि बंगाल के ब्राह्मण ये बात समझते हैं कि अंग्रेज और उनमें एक रिश्ता है। वो रिश्ता ये है कि वो पहले आ गए थे और अंग्रेज बाद में आए, लेकिन ये उन्हीं के भाई हैं। तो विवेकानंद जब ये बात कहते हैं तो ये बात साबित करते हैं कि एक चेतना का निर्माण उन्होंने बंगाल में कर दिया कि वो ब्राह्मणों के रिश्तेदार हैं, ब्राह्मणों से उनका खून का रिश्ता है। तो इसी बात को साबित करने के लिए वो संस्कृत वाली बात उठा रहा है, और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैक्स मूलर आर्य सिद्धांत की घोषणा कर रहा है। अब अगर हम भारतीय वाङ्मयों पर विचार करें कि क्या जो भारत के ग्रंथ पहले लिखे गए उन भारतीय ग्रंथों में क्या इस तरह की कोई बात है, तो हम ये देखते हैं कि उसमें इस तरह की कोई जाति दूसरी जाति से लड़ते हुए नहीं दिखती है। बहुत जबरदस्ती करके वेद में, ऋग्वेद के आधार पे ऐसे कहने की कोशिश की जाती है कि ये आर्य अनार्य का युद्ध है, लेकिन अगर उसका पूरा आप देखोगे तो उसमें आर्य अनार्य का युद्ध तो नहीं दिखता। ये विश्लेषणात्मक शब्द दिखते हैं जो केवल ये बोध कराते हैं कि कुछ लोग दूसरे को अपने से असभ्य मानते हैं, अनार्य कह देते हैं। लेकिन जो लड़ाई दिखती है उसमें, वो लड़ाई तो दिखती है देवों और असुरों के संग्राम की, वो लड़ाई दिखती है यक्षों की, वो लड़ाई दिखती है दस्यु या दासों के रूप में शब्द आते हैं। तो भारतीय वाङ्मय तो वो चित्र प्रदर्शित नहीं करते। फिर हम इस चित्र को लेके आज तक कैसे जमे हुए हैं, यही सबसे पहला क्वेश्चन है। तो हमें इसकी खोज में अगर उतरते हैं तो हमें ये दिखता है कि अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में, कश्मीर के क्षेत्र में, यानी भारत के उत्तर के क्षेत्र में जो पुराणों द्वारा भी तमाम कहानियाँ लिखी गई हैं वो देवों और असुरों के बीच संग्राम की कहानी है। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि देवासुर संग्राम की कोई ना कोई यादें भारतीय समाज में लोक स्मृति में रही, लेकिन आर्य अनार्य की कोई ऐसी लोक स्मृति नहीं रही। तो जिस तरह से आर्य अनार्य की बात है उसी तरह से हम और भी बातें, द्राविड़ की बात आती है। तो एक समय बीतने के बाद जब अंग्रेज ज़्यादा मजबूत समझ रहे थे अपने आप को, या ईसाई मिशनरियों का युग था, वो ज़्यादा मजबूत समझ रही थी अपने आप को भारत के दक्षिण में, तो उन्होंने एक द्राविड़वादी बात चला दी। और द्राविड़ जो है
वो तमिलनाडु के एक छोटे से हिस्से में बोलने वाली एक भाषा के आधार पे द्रविड़ समूह की बात है, लेकिन उसे उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में स्थापित कर दिया। और जो एक सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज हो गई थी, उसके आधार पर उन्होंने ये स्थापित कर दिया कि भाई द्राविड़ थे और द्राविड़ों को आर्यों ने भगाया। और ये एक नई तरह की बात थी, क्योंकि दक्षिण में ब्राह्मणों के खिलाफ जो लोग थे, दक्षिण में ब्राह्मणों की संख्या जो है मानी जाती है उत्तर भारत से आए हुए लोग, तो वहाँ के जो लोग मूल थे उनके अंदर ये बात स्थापित कर दी गई कि तुम द्राविड़ हो और भारत पहले तुम्हारा था और आर्यों ने तुम्हारे साथ वो कर लिया। इससे हमें देखते हैं कि दक्षिण में आज भी एंटी ब्राह्मण मूवमेंट दिखता है और वो अपने आप को आर्य के नाम पे जितने एंटी पात्र हैं हमारी भारतीय संस्कृति में, उन सब का वंशज बताने लगते हैं। कभी वो बताने लगते हैं रावण के वंशज, कभी बताने लगते हैं कि हम महिषासुर के वंशज हैं। तो ये इस तरह की विचार उनमें फैला के उनको लास्ट तक अंग्रेज ले गए द्रविड़ नाडु बनाने की बात करने तक। तो ये दो बड़ी कॉन्स्पिरेसी हैं। जैसे आर्य शब्द और इसके विस्तार के लिए मैक्स मूलर की विद्वता काम में आती है, उसी तरह से एक पादरी था कार्डवेट, जिस पादरी का काम था दक्षिण में अपने ईसाई मिशन के आधार पे लोगों को ईसाई बनाना। तो उसने इस तरह की कहानियाँ ये प्रचलित की कि दक्षिण भारत के वो लोग पहले ईसाई थे, बाद में हिंदू बन गए। उसी तरह की कहानियों के क्रम में उसने द्राविड़ शब्द को उठाया और फिर भारत में जो अंग्रेज शासक थे उन्होंने उस शब्द को पकड़ के उसको पॉपुलर कर दिया और एंटी ब्राह्मण मूवमेंट के रूप में द्राविड़ों का आंदोलन आगे कर दिया। तो इस शासकों की कॉन्स्पिरेसी से भारतीय इतिहास का जो आदिम युग है, सबसे शुरुआती युग है, वो इन दो सवालों में उलझ जाता है। कुछ लोग अपने आप को द्राविड़ का क्लेम कर देते हैं, कुछ आर्य का क्लेम कर देते हैं। अब इन दोनों से जिन बातों का वो बोध कराते हैं उससे कोई मतलब भारतीय इतिहास का लेना देना नहीं है। अगर हम भारत के भौगोलिक भूखंड पे विचार करते हैं तो सबसे पहला सवाल आ जाता है कि इस भूखंड में सबसे प्राचीन चट्टानें कौन सी हैं जिस पे आदमी के अस्तित्व का बोध होता है कि वो आदमी है। तो हमें मालूम पड़ता है कि उत्तर भारत में तो हिमालय का पैदा होना और फिर हिमालय के विभिन्न युग, बार बार बर्फ़ पड़ना, ढक जाना, फिर पैदा होना, यानी सिविलाइजेशन थोड़ा लेट हो पा रहा है। लेकिन विंध्याचल पर्वत पे और सतपुड़ा पे जो ये प्राचीन पहाड़ हैं, इन पे सिविलाइजेशन सबसे पहले दिखता है। और ये सिविलाइजेशन उन लोगों का है जो भारत में सबसे पहले चारों तरफ अपनी बस्तियां कायम कर रहे हैं। और भारत के भूगोल की जानकारी करने पे ये भी मालूम होता है कि उत्तर भारत से और विंध्याचल के बीच में समुद्र बहता था, जिसे टिथरिस सागर कहते थे। और इस सागर के सूखने के साथ चारों तरफ से आने वाले लोगों की कहानियां इससे जुड़ जाती हैं। दूसरा सभ्यता का केंद्र हमें दिखाई देता है, वो केंद्र दिखाता है कैलाश पर्वत के चारों तरफ, कैलाश पर्वत और मानसरोवर, जहां हमें एक दूसरी सभ्यता के दर्शन होते हैं। ये सभ्यता भी उन देवों और असुरों की सभ्यता से प्राचीन है, यानी उस सभ्यता से पहले की सभ्यता है। तो भारत में जब उत्तर भारत से या कश्मीर या पंजाब की साइड से लोग आगे की ओर बढ़ते हैं तो उन्हें यहाँ जो लोग मिलते हैं वो यहाँ के स्थानीय निवासी मिलते हैं, जिनके बारे में अंग्रेज कभी बात नहीं करते, क्योंकि इन लोगों की जो ऐतिहासिक तंत्र है वो उन चीज़ों से जुड़ते हैं जिनको वो सफ़ेद लोग, यूरोपियन लोग कभी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यानी प्रजातीय विभाजन में वो इनको रख देते हैं मंगोलियाइट रेस में, जो कैलाश पर्वत के पास है, और जो विंध्याचल के लोग हैं इन्हें रखते हैं प्रोटोआस्ट्रोलाइट में। अब वो अपने आप को मानते हैं काकेशाइट, तो वो कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करते कि ये माने कि किसी समय में भारत के अंदर प्रोटोआस्ट्रोलाइट और मंगोलाइट प्रजातियों से मिलते जुलते लोगों की सत्ता मौजूद थी या वो लोग यहाँ पे रह रहे थे। इसलिए इस बात को वो पूरी तरह से नकार जाते हैं। भाषाओं का सवाल आता है तब भी इनको नकार जाते हैं,
और उसका सवाल आता है तब भी नकार जाते हैं। हम आज भी देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में और झारखंड में और तमाम जगह पे प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट समूह के मुंडा जनजाति के लोग और इस तरह के और संथाल लोग और तमाम लोग अपने आदिवासी समाज को जी रहे हैं। यानी ये वो सांस्कृतिक धाराएं थीं जिन्होंने अपने जंगल के समाज को आसानी से नहीं छोड़ा और आज भी अपने मूल क्षेत्र को वैसे का वैसे ही बनाए रखा है। तो ये भारत के सबसे मूल निवासी हैं और अब प्राचीन काल की खोज करते हुए जो पुरातत्व के निष्कर्ष हैं वो भी ये साबित करते हैं कि भारत में सबसे पुरानी सभ्यता विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के पहाड़ों के पास है। तो ये भारत के मूल लोग हैं। अब भारत के इतिहास पे हमें अगर गौर करना पड़ेगा तो अपनी शुरुआत इनके साथ करनी पड़ेगी, जिसके लिए भारतीय वाङ्मयों में शब्द नाग जनजाति का है और कैलाश पर्वत के निवासियों के लिए यक्ष जनजाति का है। और इन यक्ष और नागों के समन्वय से जो संस्कृति उपजी, उस संस्कृति से टकराट उत्तर भारत के लोगों की होती है। अब उत्तर भारत में अगर हम गौर करें तो हम जानते हैं कि ईरान के अंदर और मज़्द के शासन की प्रमाणिक बातें मिलती हैं। ये हा और सा का जो चक्कर है भारत और ईरान के बीच में, तो और मज़्द हो गया असुर। तो इन असुरों की सत्ता जो बाद में असीरिया में चले गए ईरान से सत्ता का विनाश होने के बाद, उस इतिहास को तो बताया जाता है। लेकिन उनका विनाश होने के बाद जो भारत में अफ़गानिस्तान की तरफ रहने वाली देव सत्ता से लोग लड़ रहे थे, वो जो भारत के अंदर आ गए और भारत के साथ उन्होंने देवों और असुरों ने मिलकर जो अपनी समाज की रचना की पंजाब के क्षेत्र में, उसका वर्णन नहीं किया जाता। हालांकि ये बता दिया जाता है कि भारत में मेडिटेरियंस लोग हैं, लेकिन ये मेडिटेरियंस कौन है और ये ईरान में शासन ख़त्म होने के बाद इन्होंने भारतीय देव जाति के लोगों से समन्वय स्थापित करके और कौन सी संस्कृति का निर्माण करा और उस संस्कृति के बल पे ये आगे जाके विंध्याचल और सतपुड़ा और यक्ष संस्कृति के साथ जो इनका इंटरेक्शन हुआ, उसको जान के ही हम भारतीय इतिहास के प्रथम चरण को देख सकते हैं। तो इस आदिकाल को समझने के लिए हम 1, 2, 3, 4 इन चारों संस्कृतियों के मूल क्षेत्रों की खोज जो आज पुरातत्व ने की है, उसके आधार पर विचार करते हुए इनके सम्मेलन से उपजी हुई भारतीय कौम के इतिहास की शुरुआत कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद राकेश।